हेलो गाइस, वेलकम टू कौशल आईएएस। तो लास्ट हमने क्या देखा था, हम फ्रेंच रेवोल्यूशन देख रहे थे और वहाँ पे हमने क्या देखा था कि जो हमारा पब्लिक सेफ्टी कमेटी था लेड बाय रॉबेस्पियर, वो क्या हो रहा था, वो आपका उसने रेन ऑफ टेरर चलाया था, जहाँ पे स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रिंस लुई 16 से लेकर तकरीबन 16,000 उनकी क्वीन मैरी एंटोनेट और बाकी जो 16,000 लोग थे ओनली इन पेरिस, उनको उन्होंने गिलोटाइन कर दिया था और उस पीरियड को हम बोले थे रेन ऑफ टेरर। ठीक है, फिर हमने देखा फाइनली इतना वो एनार्की फैल गया और रेन ऑफ टेरर का डर इतना फैल गया कि फाइनली उन्होंने क्या किया, रॉबेस्पियर जिसने उसको स्टार्ट किया था उसी को ही उन्होंने गिलोटाइन कर दिया था। ठीक है, और उसके साथ रेन ऑफ टेरर ख़त्म हुआ और क्या हो रहा था कि जो जैकोबिन्स थे जिनके पास सारा पावर था वो क्या होता है, जैकोबिन्स का पावर ख़त्म होता है और जिरोंडिन्स, जो दो ग्रुप्स हम देख रहे थे पॉलिटिकल ग्रुप्स इंपॉर्टेंट थे, जिरोंडिन्स का राइज होता है। ठीक है, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे कि जैकोबिन्स ख़त्म हो गए वहाँ पे। तो आज मेजरली हम नेपोलियन के अराउंड हमारा टॉपिक चलेगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे व्हाट इज द नेपोलियन के फॉल के बाद क्या हुआ एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ड्यूरिंग दैट टाइम एंड ड्यूरिंग द मॉडर्न एरा। ओके, आगे देखते हैं क्या है फिर। तो हम क्या देख रहे थे कि रॉबेस्पियर और उनके साथ जो आपका पब्लिक सेफ्टी कमेटी, ठीक है, क्या था आपका पब्लिक सेफ्टी कमेटी, ठीक है, ये ख़त्म हो गया, रॉबेस्पियर ख़त्म हो गए। इसके साथ क्या हुआ, अभी हमने बात किया कि जो जैकोबिन्स थे इनका भी डिक्लाइन होता है और जिरोंडिन्स जो थे उनका राइज होता है। ठीक है, ये जो जिरोंडिन्स थे, देखिए हम बात करते थे जैकोबिन्स थे, उनको फुल पैंट्स भी कहा जाता है। ठीक है, फुल पैंट्स क्यों, क्योंकि जब आप उस टाइम के जो फ्रेंच सोसाइटी को आप देखेंगे तो फ्रेंच सोसाइटी में एक फैशन ये था कि जो रिच लोग थे, जो थोड़ा अपर क्लास के लोग थे, इलाइट लोग थे, वो नी तक पैंट पहनते थे। ठीक है, मतलब हाफ पैंट टाइप था और वो वहाँ का फैशन था। और जो वर्कर लोग थे ना, वर्कर लोग सब क्या करते थे, वो फुल पैंट पहनते थे, जीन्स टाइप। ठीक है, उसको सन कुलोटोस कहा जाता है। तो वो क्या हुआ, वो पहनते थे। तो जैकोबिन्स क्या थे, वो वर्कर क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो इसी वजह से वो भी फुल पैंट्स पहनते थे, एक रेड कैप लगाते थे। ठीक है, जबकि जब हम जिरोंडिन्स के बारे में बात करेंगे तो ये रिलेटिवली थोड़े से वेल्दी थे। ठीक है, मतलब थोड़े से वेल ऑफ क्लासेस, रिच क्लासेस से ये लोग आते थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जब जैकोबिन्स यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे पूरा पूरा, तो जिरोंडिन्स क्या करेंगे, एक नया वो ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे जिसको कि बोला जाएगा दी डायरेक्टरी। वो किसको रिप्लेस करेगा, ये जो पब्लिक सेफ्टी कमेटी था इसको रिप्लेस करेगा। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे तो पावर क्या हुआ था, कॉन्सेंट्रेट हो गया था किसके हाथ में, रॉबेस्पियर के हाथ में। फिर उसने क्या किया, रेन ऑफ टेरर उसने चलाया था, है ना। तो अब इन सब से बचने के लिए, ये जैसे वापस रिपीट ना हो, वो क्या करेंगे 1795 में क्या करेंगे, वो अपना डायरेक्टरी को एस्टेब्लिश करेंगे और वो 98 तक चलेगा, टिल कितना होगा 1799 में, जब नेपोलियन क्या करेंगे, कूप करके अपना खुद को एम्परर डिक्लेयर कर देंगे फ्रांस का। ठीक है, ओके, देखते हैं क्या हुआ। जैसे हमने बात किया कि जिरोंडिन्स यहाँ पे मेन रहेंगे, तो यहाँ पे जो डायरेक्टरी में जितने लोग रहे वो जनरली क्या थे, वेल्दी क्लासेस थे। उनका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रहा वोटिंग। ठीक है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि सिर्फ मेल लोगों को ही वोटिंग अलाउड था। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, वहाँ पे एज भी फिक्स कर दिया 21 करके। ठीक है, इतना अगर आपका उम्र है, एज है आपका, तो आप क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं। इससे पहले क्या था, स्टार्टिंग में क्या था कि वोट देने का जो राइट था वो वेल्थ और लैंड के बेसिस पे था। ठीक है, वेल्थ और लैंड के बेसिस पे था। अब वो ख़त्म कर दिया गया क्योंकि हमने देखा जब नेशनल काउंसिल बना था टेनिस कोर्ट ओथ के बाद में, तो उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया था और उन्होंने ही वोटिंग को स्टार्ट किया था और उन्होंने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना उन्होंने चाहा था। ठीक है, तो अब वहाँ पे क्या होगा, 21 एज का होगा और ये लोग जिसको इलेक्ट करेंगे वही लोग क्या करेंगे, डायरेक्टरी में जाएंगे। ठीक है, बट क्या हुआ था, जनरली जो वोट देने वाले लोग थे वो भी वेल्दी लोग ही थे। इसी वजह से क्या हम देखेंगे कि डायरेक्टरी में भी जनरली जो लोग जाएंगे वो क्या होंगे, वेल्दी क्लास को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको बोर्गोइज करके भी बोला जाता था। ठीक है, ये होगा। फिर क्या हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि हम 2 हाउसेस बनाएंगे। पहला हाउसेस जो होगा, एक होगा लोअर हाउस, एक होगा आपका अपर हाउस। ठीक है, यहाँ पे कितने मेंबर रहेंगे, 500 और इसमें कितने रहेंगे 250। तो टोटल उन्होंने बोला कि 750 मेंबर्स का हमारा एक
नेशनल जो ये आपका पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की तरह काम करने के लिए उन्होंने क्या किया, 2 हाउसेस भी फिर से डिज़ाइन किए, ठीक है, डायरेक्टरी में। अब प्रॉब्लम क्या था डायरेक्टरी में कि इस टाइम पे ना क्या हो रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है, और फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब भी कहीं पे भी रिवॉल्यूशन होता है, रिवॉल्यूशन में इतना एनर्जी होता है कि उसको डाइवर्ट करना जरूरी है, इसको ख़त्म करना जरूरी है, ठीक है। और डायरेक्टरी क्या करता है, ये सब काम बिल्कुल कर नहीं पाता है, और इसी वजह से डायरेक्टरी को माना जाता है इट इज़ ए वीक ऑर्गेनाइजेशन। और जब ये वीक रहता है तो इसके रिजल्ट में क्या होता है, एनार्की और ज़्यादा फैलता है, ठीक है, एनार्की और ज़्यादा फैलता है। और एनार्की फैलने की वजह से क्या स्टेबिलिटी होगा या इंस्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से क्या होता है, वापस से क्या होता है, ये जो डायरेक्टरेट के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब क्या करेंगे, वो कोशिश करेंगे कैसे हम पावर कैप्चर कर दें, दूसरा ग्रुप कोशिश कर रहा है कैसे मैं पावर कैप्चर कर लूँ, तो ये सब टग ऑफ वॉर यानी खींचेंगे सब अपने तरफ, पावर खींचने का ये सब कोशिश वो लोग करेंगे, ठीक है। कौन कौन थे वो ग्रुप्स, ये देखिए आप, वहाँ पे क्या होगा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिए कौन कौन थे वो करने के लिए, जैकोबिन्स थे, ठीक है। कुछ लोग थे जो वापस से मोनार्की को रिस्टोर करना चाहते थे, मोनार्की यानी जो बर्बन डायनेस्टी थी, ठीक है, जो बर्बन डायनेस्टी थी पहले, जिसके राजा हुआ करते थे कौन कौन, लुई 16 जो हुआ करते थे, उनके जो प्रेडिसर्स हैं उनको वो क्या बोलते हैं, इनको रिस्टोर हम कर देते हैं करके। इधर जैकोबिन्स वापस से अपना रूल लाना चाहते थे, ठीक है, उधर डायरेक्टरी वीकनेस में फंस गई, तो उससे क्या होता है, अनार्की फैला, ठीक है। और इसी के चलते क्या होता है, जो फ्रांस के बॉर्डरिंग नेशंस हैं जैसे ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया, आपका प्रसिया, ये सब क्या कोशिश करते हैं, इन्होंने पहले भी किया था, हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि उन्होंने फर्स्ट कोalition उन्होंने बनाया था किसके अगेंस्ट में, इन लोग फ्रेंच गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, जब उन्होंने गिलोटाइन कर दिया था लुई 16 को, ठीक है। तो ये वापस से कोशिश करेंगे, और ऑस्ट्रिया लुई 16 का ससुराल था, तो ये लोग वापस से क्या करेंगे, इन्वेड करने का कोशिश करेंगे। तो आप देखिए इन सिचुएशन में एक ही चीज़ हो सकता है, दैट इज इंस्टेबिलिटी, ठीक है, या फिर इसको हम बोलेंगे टर्मोइल, ये सिचुएशन है, ठीक है। और उसी सेम टाइम पे दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे, एक आर्मी का कमांडर होगा जो कि क्या कर रहा होगा, यूरोप को अपने घुटनों के बल ले आ रहा होगा, यूरोप के एक एक कंट्री को वो क्या कर रहा होगा, हरा रहा होगा, कॉन्कर कर रहा होगा, ठीक है। और जब ये एनार्की और इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, उसको वापस बुलाया जाएगा, उसका नाम होगा नेपोलियन, कि आओ भाई, इसको हमारे जो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इंटरनल रिवोल्ट चल रहा है, उसको रोकने के लिए आओ। और क्योंकि ये यूरोप और बाकी जितने भी नॉर्थ अफ्रीका जैसे हो गया, ठीक है, नॉर्थ अफ्रीका ये सब जैसे हो गए, इन सबको वो कॉन्कर कर रहा होगा, तो ऑलरेडी नेपोलियन अपने लिए नाम बना चुका होगा, ठीक है। और जब वो आएगा यहाँ पे, और वो क्या करेगा, गोला बारूद यूज़ करके जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी था, जो रिवोल्ट हो रहा था, उसको वो क्या कर देगा, रोक देगा, ठीक है। तो इससे नेपोलियन का क्या होगा, राइज होना फिर से स्टार्ट होगा। ऑलरेडी उसको नाम फेम मिल चुका था, अभी जब उसने इंटरनल इसको संभाल लिया तो उसको क्या हुआ, उसको अभी वो एक सपना देखने लगेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं डायरेक्टरी को हटा के अपना रूल एस्टेब्लिश यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे ये होगा कि 1799 में, ठीक है, 1799 में, अभी हम देख रहे थे इससे पहले डायरेक्टरी का रूल कितना तक चला, 1798 तक, कब से, 95 से लेकर 1798 तक चला, ठीक है। 1799 में वो क्या करेगा, उसी रिवॉल्यूशन का फायदा उठाएगा और वो क्या करेगा, एक मिलिट्री कूप कर लेगा, ठीक है। और वो क्या करेगा, जो डायरेक्टरी था उसको घेर लेगा अपने सैनिक बलों से, और क्या करेगा, फोर्सफुली वो जो डायरेक्टरी था उसको क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, डिसॉल्व कर देगा। और वो क्या करेगा खुद को, और वो 3 कॉन्सुल्स अपॉइंट करेगा, और उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा फर्स्ट कंसुल, वो खुद को डिक्लेयर करेगा, ठीक है, यानी कंसुल यानी जो कंट्रोल करेगा वेरियस एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, पॉलिटी एटसेट्रा, तो वो बोलेगा कि मैं सब पहला कंसुल होता हूँ, और ऐसा करके वो क्या करेगा, जो चला रहा था डायरेक्टरी उसको वो ख़त्म कर देगा, ओके। अब नेपोलियन क्यों ये कर पाया, देखिए 2 चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। एक बात, सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि नेपोलियन, ठीक है, नेपोलियन के बारे में एक चीज़ ये बोला जाता है, ही इज़ द चाइल्ड एंड मर्डरर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन।
ठीक है, देखिए ही इज द चाइल्ड एंड द मर्डरर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। चाइल्ड कैसे? क्योंकि उसने फ्रेंच रेवोल्यूशन का मदद लेके उसने क्या किया था, जो डायरेक्टरी था उसको डिसॉल्व कर दिया और खुद को एस्टेब्लिश किया जाए फर्स्ट कॉन्सुल करके, है ना। तो वो चाइल्ड बना, उसका प्रोडक्ट निकला। और यूरोपियन जो वॉर थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से हो रहे थे, फॉरेन इन्वेजन, अभी हम बात कर रहे थे कि उसको लोग कंट्रोल करना चाह रहे थे। तो वो फिर उसका जो बर्थ है, उसका पॉपुलैरिटी, उसका जो आगे जाके वो एम्परर बनेगा, वो फिर इसी की वजह से हुआ, रेवोल्यूशन की वजह से। तो ही इज कंसिडर्ड द चाइल्ड। नेक्स्ट मर्डरर। अब जब उसने डायरेक्टरी को खत्म कर दिया तो डायरेक्टरी के खत्म होने के साथ में वो क्या करता है, पावर को अपने साथ अपने पास कॉन्सेंट्रेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। वो हम आगे के स्टेप्स में देखेंगे, जब हम नेपोलियन के रिफॉर्म्स पढ़ेंगे तो हम आगे देखेंगे। तो उससे क्या होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन फिर से क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से इनको बोला जाता है नेपोलियन इज द चाइल्ड एंड द मर्डरर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब वो आ गए अराउंड 1799 में उन्होंने वो किया। अब वो क्या करते हैं, फर्स्ट काउंसिल बन गए। अब वो स्टेप्स लेंगे। देखिए वो क्या करेंगे, उनको पता लगेगा कि भाई अब क्या हो रहा है, फ्रेंच अपना जो फ्रेंच लोगों का जो कंट्री है उस पर यूरोपियन इन्वेजन बहुत सारे हो रहे हैं। और अगर फ्रेंच लोगों को फ्रेंच कंट्री में, फ्रांस में अगर उनको क्या करना है, प्रोग्रेस लाना है, पीस लाना है, तो सबसे पहले उनको यूरोपियंस के साथ पीस सेटलमेंट करना पड़ेगा, वरना कभी भी फ्रांस में क्या होगा, कभी भी पीस नहीं आ पाएगा, ठीक है। और ये जो रिवॉल्यूशन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। और अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन ख़त्म नहीं हुआ तो कभी भी इंस्टेबिलिटी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। इसी वजह से वो क्या करते हैं, पहला ही काम करते हैं वो यूरोपियन पीस सेटलमेंट 1801-02 के अंडर वो क्या करते हैं, यूरोप में जितने भी सारे किंग्स थे उनके साथ वो कोशिश करते हैं कि पीस ट्रीटी वो साइन कर लें। बट उनका एम ये था, ये बस इमीडिएट नीड को फुलफिल कर दे, बाद में हम इनको हमला करके हरा सकते हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप उन्होंने लिया। अब देखिए ये सब जब उन्होंने किया तो क्या हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ ना, इसी वजह से इनको बोले मर्डरर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है। आगे अब देखिए पहले क्या होता था, इटली जो आज हम एक कंट्री के रूप में देख रहे हैं, वो पहले तकरीबन बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स में डिवाइड हुआ था, ठीक है। बहुत सारे स्मॉल स्टेट्स में। कैसे, इटली मान लेते हैं ये है, ठीक है, मान लीजिए ये इटली का कंट्री है, तो इस पे ऑस्ट्रिया का कब्जा था, इस पे प्रसिया का कब्जा था। कुछ जगह पे पोप जो थे, चर्च के जो पोप थे, उन्होंने मिलिट्रिलाइजेशन के वजह से उन्होंने कब्जा किया हुआ था। यहाँ पे इटालियन ट्राइब्स का कुछ लोगों का कब्जा था, यहाँ पे किसी दूसरे जर्मनिक ट्राइब्स का कब्जा था। तो ऐसे करके क्या हुआ था, इटली छोटे छोटे हिस्सों में टूटा हुआ था। तो वो क्या करते हैं, वो इटालियन कॉन्क्वेस्ट पे निकल जाते हैं, ठीक है। इटालियन कॉन्क्वेस्ट पे वो निकल जाते हैं और उसी के चलते क्या होता है, यूनिफिकेशन ऑफ इटली भी हो पाता है, ठीक है। सिमिलरली जर्मनी भी वैसे ही तकरीबन 300 हिस्सों में वो डिवाइडेड होगा, छोटे छोटे ट्राइब्स उस पर रूल कर रहे होंगे। तो आज जो कंट्री हम जर्मनी देख रहे हैं वो छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड हुआ होगा। तो फिर वो क्या करेंगे, उसको भी वो क्या करेंगे, कॉन्कर कर लेंगे, ठीक है। एंड देन वो क्या करेंगे, जो उनके नेबरिंग कंट्री जो दो सबसे पावरफुल थे, ये पर्सिया नहीं होगा, सॉरी ये प्रसिया होगा, ठीक है, प्रसिया। तो ये जो ऑस्ट्रिया और जो प्रसिया थे, इनको भी ये डिफीट करेंगे, ठीक है। अब आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि भाई उन्होंने खुद को फर्स्ट कॉन्सुल करके बोल दिया और लोगों ने मान कैसे लिया, ठीक है। तो हमें ये फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि नेपोलियन को सपोर्ट कहाँ से मिला और क्यों मिला, ठीक है। तो एवरी स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी, वहाँ से नेपोलियन को सपोर्ट मिला। कैसे, देखो कि क्या क्या थे, रिच लोग थे, पेजेंट्स थे, ठीक है, मिडिल क्लास थे, जो कि राइज हुए थे किसके वजह से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से। इंटेलेक्चुअल क्लास था, ठीक है, ये सारे क्लासेस थे किसके, फ्रेंच सोसाइटी के। अब देखिए रिच लोग तो चाहेंगे, क्यों, क्योंकि अगर स्टेबिलिटी होगा तो ट्रेड एंड कॉमर्स होगा, हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट, ये सब बेचे जाएंगे तो इनको मदद मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा नेपोलियन ने एक नारा दिया था कि फ्रेंच ग्लोरी का, ठीक है, फ्रेंच ग्लोरी, मतलब उसने बोला था मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो फ्रेंच को वापस, फ्रांस को अपना जो प्रीवियस ग्लोरी था जिसको वो खो चुका है उसको रिस्टोर करने के लिए। तो उसने क्या किया, इसके चलते एक नेशनलिज्म का जो फीलिंग था, ठीक है,
नेशनलिज्म का जो फीलिंग था इसको इसने राइज करवा दिया। और जब वो ये सब कॉन्कर करेगा, इटली और जर्मनी, यहाँ पे भी वो जो नेशनलिज्म का फीलिंग था और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जो आइडियाज़ थे, ठीक है, जैसे फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, ये सब आइडियाज़ यहाँ पे इंस्टॉल होने लगेंगे। हम इसको ज़्यादा अच्छे से देखेंगे जब हम सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अब पीजेंट्स को क्यों सपोर्ट कर रहे थे? क्योंकि नेपोलियन ने बोला था कि मैं क्या करूँगा, जो ज़मीन है उसको तुम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। इससे क्या होगा, तुम्हारा इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल पोजीशन अच्छा होगा और इस वजह से क्या होगा कि तुम आपका वो मिलेगा आपको, जो अभी भूखमरी था या जो प्रॉब्लम्स चला थे इन्फ्लेशन के, वॉर के चलते जो मिजरीज होते हैं, उन सबसे आप निकल पाएंगे। फिर आता है आपका मिडिल क्लास। मिडिल क्लास लोगों को क्या चाहिए? मिडिल क्लास लोगों को चाहिए एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, सॉरी, मिडिल क्लास लोगों को चाहिए स्टेबिलिटी सोसाइटी में, ताकि वो अपना काम कर सकें, ठीक है, उनको मिला। इंटेलेक्चुअल लोगों को क्या बोला उसने कि मैं एवरी एस्पेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल हो, जुडिशियरी हो, मैं सब मैं क्या करूँगा, रिफॉर्म लाऊंगा और फ्रेंच सोसाइटी को क्या बनाऊंगा, ट्रांसफर कर दूंगा इक्वलिटी पे, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने देखा था डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ह्यूमंस, जो आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन के चलते जो 18 पॉइंट एजेंडा उन्होंने लॉन्च किया था, वहाँ के जितने वैल्यूज़ हैं उन सबको मैं इंप्लीमेंट करने का कोशिश करूँगा, फ्री मार्केट एटसेट्रा। तो इसी वजह से इन्होंने क्या किया, इसने सारे क्लास के जो सोसाइटी थे उनका सपोर्ट इसने गेन कर लिया और खुद को फर्स्ट कंसोल करके उसने रिप्रेजेंट किया, ठीक है। फिर ये सब पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। आगे फिर क्या होगा, वो फिर एम्परर खुद को डिक्लेयर कर देंगे अराउंड 1805 एंड 6। वहाँ पर वो खुद को क्या करेंगे, बोलेंगे कि वो बोलेंगे कि आई एम द रिवॉल्यूशन, आई एम द रिवॉल्यूशन, ठीक है। अब वो बोलेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म हुआ, अब जो रिवॉल्यूशन होगा वो नेपोलियन लेके आएगा और मैं ही उस वो रेवोल्यूशन हूँ, ठीक है। और वो कैसे वो दिखाने का कोशिश करेंगे, बाय रिफॉर्मिंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रेंच गवर्नमेंट और फ्रेंच सोसाइटी, ठीक है। तो वो पहला हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म वो क्या करते हैं। देखिए, उन्होंने बोला सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमें क्या करना है, अभी फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट है हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर जब तक मेंटेन नहीं होगा, फ्रेंच कभी भी नेशनलिस्ट आइडेंटिटी वो पैदा नहीं कर पाएंगे, फ्रेंच सोसाइटी कभी भी पॉवर्टी से बाहर नहीं आ पाएगा, इन्फ्लेशन से बाहर नहीं आ पाएगा, फ्रेंच पॉलिटी और फ्रेंच इकोनॉमी जो इनस्टेबिलिटी के पीरियड से गुजर रहा है, वॉर के वजह से, इंटरनल रिवोल्ट्स की वजह से, स्ट्राइप्स की वजह से, उनसे कभी वो बाहर नहीं आ सकता। इसी वजह से उन्होंने बोला सेंट्रलाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट, वो बोलते हैं सेंट्रलाइज हम करते हैं, सारा क्या होगा कि किंग कंट्रोल करेंगे। और उन्होंने 3 लोगों को अपॉइंट किया जो कि सारा इंक्लूडिंग हिमसेल्फ, ये 3 लोग क्या करेंगे, जितने भी डिपार्टमेंट्स बनेंगे इनके नीचे नीचे, इन सबको क्या करेंगे, वो ओवरसी करेंगे, काम अच्छे से कर रहा है कि नहीं, क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप्स वो ले रहे हैं, वो अच्छे हैं कि नहीं, ये सब वो करने पे उतर है। फिर उन्होंने क्या किया, लिबर्टी को कर्व कर दिया, ठीक है। लिबर्टी को क्यों कर्व किया? क्योंकि जब सेंट्रलाइजेशन होगा ना, देखिए जब सेंट्रलाइजेशन होगा तो प्रेस बोलना स्टार्ट करेगी, क्योंकि सेंट्रलाइजेशन का मतलब सिंपल बात है, वो पावर छीन रहे हैं, जो डिसेंट्रल पावर था, ठीक है। पहले हम देख रहे थे सोसाइटी 3 हिस्सों में डिवाइड था, क्लर्जी, नोबल्स एंड जो कॉमनर्स थे। तो क्लर्जी तो चर्च के आदमी हो गए, चर्च के पास पहले बहुत ज़्यादा पावर था, क्योंकि कंटेम्प्रेरी यूरोपियन सोसाइटी में चर्च का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा था। फिर लैंडलॉर्ड्स थे जो कि सर्फ बोलते थे जिनको, ठीक है, वो मतलब सर्फ मतलब हुआ लैंडलेस पेजेंट्स, ठीक है, लेबरर्स, उनको वो लोग रखते थे, सर्फ डॉम उसको बोला जाता था। तो वो उनके पास पावर कुछ था लैंडलॉर्ड्स के पास, जैसे इंडियन सोसाइटी में जमींदार के पास पावर होता था, सिमिलर पावर उनके पास था। तो अब जब छीनने का कोशिश करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रेस बोलना स्टार्ट करेगी। तो इसी वजह से इसको रोकने के लिए, अगर प्रेस बोलना स्टार्ट करेगी तो लॉ एंड ऑर्डर वापस से डिटोरिएट होगा, खत्म होगा। तो प्रेस को कर्व करना जरूरी है, ठीक है। इसी वजह से वो क्या करेंगे, प्रेस सेंसरशिप लाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इंडिया में पहली बार प्रेस सेंसरशिप एक्ट कौन सा गवर्नर जनरल लेके आया था, ठीक है, कमेंट में हमें बताइए, ठीक है। नेक्स्ट वो बोलेंगे इक्वलिटी, ठीक है। ये जो था डिक्लेरेशन ऑफ मैन करके जो लॉन्च हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, ठीक है, वहाँ पे उन्होंने बोला इक्वलिटी किस में, सर्विसेज में, ठीक है। पहले क्या होता था, सर्विसेज होते थे हेरिडिटरी, यानी पापा है उसके बाद उसका बेटा होगा, उसके बाद उसका बेटा होगा। उन्होंने बोला नो, हेरिडिटरी सिस्टम को हटाओ और वो मेरिट के बेस पे क्या करते हैं, हम इसको लॉन्च करते हैं, यानी एग्जाम्स होंगे, क्वालिफिकेशंस होंगे एटसेट्रा, बाकी चीज़ें रहेंगी, जिसके बेसिस पे जितने भी सर्विसेज हैं उनमें जो भी ऑफिसर्स हैं, ठीक है, वो सब क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे,
ओके, तो उन्होंने क्या किया, इक्वलिटी को किया। एंड लास्टली सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। देखिए जब आपने थंबनेल देखा होगा तो वहाँ पे 3 चीज़ें लिखे हुए हैं, नेपोलियन, उसके बाद 3 उनको हमने उनके लिए वर्ड डेडिकेट किए हुए हैं, कॉन्करर, एम्परर एंड डिक्टेटर। ठीक है, अब कॉन्करर एम्परर तो हमने देख लिया कि उन्होंने कॉन्कर किया, एम्परर भी बन गए। डिक्टेटर क्यों बोल रहे हैं, डिक्टेटर बोल रहे हैं इसके वजह से, लिबर्टी के वजह से। डिक्टेटर बोल रहे हैं दूसरा इसके वजह से, सेंट्रलाइजेशन ऑफ एजुकेशन सिस्टम। कोई भी डिक्टेटर होता है और फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स क्या हो रहा है, जब भी कोई डिक्टेटर बनने का कोशिश करता है वो हमेशा कंट्रोल करता है इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, तो आप जब इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने रखते हो तो आप अपने हिसाब से सोसाइटी को क्या पढ़ाना चाहते हो आप उस हिसाब से उसको मोल्ड कर सकते हो। और आपके सपोर्ट में या आप जिसके अगेंस्ट में वॉइस रेज करना चाहते हो, आपको बस एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बहुत बदलाव करने हैं या फिर जो इन्फॉर्मेशन फ्लो हो रहा है उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करना है और फिर आपका जो एजेंडा है वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से जब भी किताबों में, जैसे अभी विवाद चल रहा था कि मिडिवल इंडिया को बदलना है नहीं बदलना है, क्या करना है, ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट पे बहुत बार बात चलता है कि क्या हो रहा है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल होगा आपका जो मैक्यूलेस माइन्यूट आया था 1835 का, वहाँ पे मैक्यूले ने क्या बोला था, मैक्यूले ने वहाँ पे स्टेटमेंट दिया था कि बाय ब्लड एंड कलर दे विल बी इंडियंस बट फ्रॉम द इनसाइड दे विल बी लॉयल टू यूरोपियंस, है ना। जब इंग्लिश एजुकेशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था तो ये बात किया था। तो जब भी कोई एजुकेशन को कंट्रोल करता है तो वो क्या कर सकता है, जनरेशन्स को कंट्रोल करता है, अपने आइडियाज़ को वो इन्फ्यूज़ करता है उनमें, जिससे उसको सपोर्ट मिलता है। ठीक है, इसी वजह से हम उसको बोलते हैं डिक्टेटर करके। ठीक है, और इसी वजह से आप देखो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को स्टार्ट किया था तो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वो अच्छे से लगा पा रहे थे। ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इसी वजह से हमने नेपोलियन को बोला कॉन्करर। ठीक है, एजुकेशन सिस्टम को इन्होंने वो किया, सिलेबस उन्होंने खुद डिसाइड किया कि क्या पढ़ाया जाएगा क्या नहीं पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा उन्होंने क्या किया, कुछ अच्छे स्टेप्स भी उन्होंने लिए हैं। ठीक है, जैसे कि आपका फ्रेंच यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश करना है, उन्होंने फ्रेंच यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश किया। उन्होंने आपका था जो मिलिट्री स्कूल, ठीक है, जहाँ पे क्योंकि उनको फ्यूचर में कॉन्क्वेस्ट बहुत सारे करने हैं तो उनको एक स्ट्रक्चर चाहिए होता था कि ऐसे लोग मेरे पास आएँ ताकि मैं आगे जाके कॉन्क्वेस्ट कर पाऊँ, तो उन्होंने मिलिट्री स्कूल्स एस्टेब्लिश किए। ठीक है, ये सारे स्टेप्स उन्होंने लिए। आगे देखते हैं। आगे फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बाद सेकंड जो आता है वो है आपका जुडिशियल रिफॉर्म। ठीक है, पहला क्या है, कोड ऑफ सिविल जस्टिस। उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, उन्होंने बोला कि कोडिफिकेशन ऑफ लॉ। ठीक है, कोडिफिकेशन। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इंडिया में पहली बार कौन सा गवर्नर जनरल ने लॉ को कोडिफाई किया था? ठीक है, ओके, इसको आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो कोडिफिकेशन ऑफ लॉ हुआ, उन्होंने किया। फिर उन्होंने एक चीज़ इंट्रोड्यूस किया, फ्रेंच सिविल कोड। ठीक है, उसको उन्होंने कैसे रिप्रेजेंट किया, उन्होंने 3 वेन डायग्राम हम पढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक तरफ लिखा फ्रीडम, एक तरफ लिखा इक्वलिटी और एक तरफ लिखा रैशनैलिटी। और ये जो कॉमन एरिया उसमें बचा, उन्होंने बोला हमारा जो फ्रेंच सिविल कोड है ये उसी चीज़ को दिखा रहा है। कैसे? उन्होंने यहाँ पे बोला कि हम कौन से आइडियाज़ को लेंगे, इक्वलिटी, ठीक है, फ्रीडम, ठीक है, हम यहाँ पे जो आपका था लैंड या फिर जिसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, इन सब को हम प्रमोट करेंगे करके। इसी वजह से उन्होंने क्या किया, फ्रेंच सिविल कोड को लागू किया। और उन्होंने एक दूसरा चीज़ भी बोला लास्ट में, जो कि आज मोदी इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, दैट इज वन नेशन वन लॉ। ठीक है, ये उनका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, वन नेशन वन लॉ। ठीक है, एक 2 चीज़ आप याद रखेंगे, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, ठीक है, कोड ऑफ सिविल जस्टिस, एंड सेकेंड वन नेशन वन लॉ का वो कॉन्सेप्ट लेके आए। यहाँ पे जो जुडिशियरी के जो मेंबर्स होते थे उनको क्या होता था, पहले क्या होता था, राजा खुद को अपना बोलते थे कि मैं ही जुडिशियल वो हूँ और हेरिडिटरी होता था। अब उन्होंने, क्योंकि पिछले स्लाइड में हमने देखा मेरिट इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो ये भी क्या हुआ, मेरिट के बेसिस पर। इससे क्या हुआ, जुडिशियल करप्शन रुका और लोगों का जुडिशियरी पे भरोसा बढ़ा और अल्टीमेटली नेपोलियन को वो डिपिक्ट करने लगे एज ए हीरो। ठीक है, आगे देखते हैं। जुडिशियल रिफॉर्म के बाद उनका इकोनॉमिक रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसमें हम देखेंगे पहली बात तो उन्होंने नेशनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी कर दिया।
ठीक है। जैसे हम देखते हैं इंदिरा गांधी जी के पीरियड में हम देखते हैं उन्होंने बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। सिमिलरली क्योंकि फ्रेंच कॉन्टिन्यूसली इतने सारे रिवोल्ट से गुजर रहा था, फॉरेन इन्वेजन हो रहा था, और हमने देखा था कि विंटर बहुत हार्श होते थे, क्रॉप फेलियर्स हो गए थे, तो सोसाइटी में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी था ही नहीं। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए उन्होंने क्या, नेशनलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी किया और बैंक ऑफ फ्रांस, ठीक है, उन्होंने एस्टेब्लिश किया। जैसे आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था, सिमिलरली उन्होंने बोला कि मैं क्या करता हूँ, बैंक ऑफ फ्रांस में एस्टेब्लिश कर देता हूँ, ठीक है, ताकि क्या हो सके कि इकोनॉमी पे किंग का कंट्रोल हो सके। पहले क्या होता था कि मर्केंटाइलिज्म फॉलो होता था, ठीक है, मर्केंटाइलिज्म। इसमें क्या होता था कि राजा बस जो ट्रेडर्स हैं वो पैसा लाके जो मार्केट में इन्फ्यूज करते थे उस पर जिंदा रहते थे और डेट लेते थे, उस पर चलते थे। बट अभी उन्होंने बोला नहीं, हमें क्या करना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन, नेशनलाइजेशन, इकोनॉमी को देख के उस पर एक्सपेंडिचर, उसका जो एप्रोप्रिएशन है वो सब हमें देख के करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। इसी वजह से हम देखेंगे लास्ट पॉइंट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा वो क्या करेंगे, पैसा खर्चा करेंगे। इसी वजह से वो क्या करना चाहेंगे, फ्रांस में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को वो लॉन्च करना चाहेंगे। बट ये सब करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक टैक्सेशन सिस्टम चाहिए। पहले क्या टैक्सेशन सिस्टम था, सिर्फ क्या हो रहा था, कॉमनर्स टैक्स दे रहे थे, है ना। हमने पहले वीडियो में क्या बात किया था कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड था फ्रेंच सोसाइटी, ठीक है, नोबल्स, क्लर्जी, नोबल्स और कॉमनर्स। सिर्फ कॉमनर्स ही टैक्स देते थे, ठीक है। तो इसी वजह से ही हमने देखा था कि जो टेनिस कोर्ट ओथ हुआ था और वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। निकलसन का देखा था हमने, निकलसन ने कैसे बोला था कि भाई, कोलोन और निकलसन दोनों बोल रहे थे कि भाई इन लोगों पे भी टैक्स लगाओ, बट वो लुई 16 ने लगा नहीं पाए, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला कि यूनिफॉर्म टैक्स, आप किसी भी कास्ट के हो, सॉरी कास्ट बोलो, आप किसी भी क्लास के हो, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, आपको एक यूनिफॉर्म टैक्स देना पड़ेगा अगर आप सेम जॉब या सेम ड्यूटी या सेम सर्विसेज अवेल करते हैं तो, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, ये सब करके उन्होंने क्या किया, फ्रेंच इकोनॉमी को वापस से रिस्टोर और स्ट्रेंथन करने का भी उन्होंने कोशिश किया, ठीक है। अब नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को उन्होंने क्यों पंप किया, क्योंकि फ्रांस का जो सबसे बड़ा एनिमी था वो था इंग्लैंड, और इंग्लैंड में नेपोलियन ने देखा इंग्लैंड क्यों ताकतवर हो रहा है, इंग्लैंड ताकतवर हुआ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चक्कर में। और ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक चीज़ की वजह से आ पाया, दैट इज फ्री इकोनॉमी, ठीक है। तो फ्री इकोनॉमी या फिर फ्री मार्केट इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, इस वजह से, इसी वजह से नेपोलियन क्या बोलते हैं कि हम भी फ्री ट्रेड का छोड़ देते हैं, अब से रूलर का कोई कंट्रोल नहीं होगा ट्रेड पे, और वो मार्केट के फोर्सेस के हिसाब से, डिमांड एंड प्रोडक्शन के हिसाब से हम उसको छोड़ देते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लॉन्च कर दिया। और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड्स, ब्रिजेस, रेलवे लाइन्स, है ना, शिप्स, ये सब पोर्ट्स, ये सब बनाने पे वो क्या करेंगे, जो टैक्स से कलेक्ट किया हुआ पैसा उसको यहाँ पे पंप किया जाएगा ताकि और ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हो सके और फ्रेंच इकोनॉमी वापस से रिस्टोर एंड स्ट्रेंथन हो सके, ओके। आगे देखिए, आगे उनके रिलीजियस रिफॉर्म्स, उसमें 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है सेकुलर पॉलिटी, ये तो हमने देख लिया कि क्लास को उन्होंने बोला था उसको हटाओ, और जब वो इक्वालिटी वगैरह को प्रीच कर रहे हैं, फ्रीडम, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब को वो जब प्रीच कर रहे हैं तो फिर ऑटोमेटिकली उनके जो लॉज हैं वो सेकुलर नेचर के होंगे ही, ठीक है। फिर 1801 में उन्होंने क्या किया, अच्छा सेकुलर पॉलिटी में एक दूसरा चीज़ भी हम लिख सकते हैं, चर्च और स्टेट को उन्होंने सेपरेट कर दिया और चर्च का पावर भी उन्होंने वहाँ पे बहुत हद तक डिसॉल्व कर दिया था, ठीक है। इसी वजह से पोप के साथ जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन चला था तो वो चर्च अगेंस्ट में भी बहुत कुछ बोले थे। जनरली जब एनलाइटमेंट और रेनेसांस का पीरियड चला था तो उन्होंने पोप के साथ कॉन्कॉर्डेंट एक्ट साइन कर लिया 1801 में, ठीक है। तो ये हैं उनके रिलीजियस पॉलिसीज। अच्छा, इकोनॉमिक पॉलिसी में एक चीज़ मैं ये भूल गया बोलना कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से इंग्लैंड ताकतवर हुआ था, है ना, इंग्लैंड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि इंग्लैंड के जैसा तो मैं बनूंगा, इंग्लैंड को मैं कैसे ख़त्म करूं। तो उन्होंने अपना कॉन्टिनेंटल पॉलिसी उन्होंने लॉन्च कर दिया था, ठीक है। वहाँ पे क्या बोला था कि जितने भी जो फ्रांस के अंडर जितने टेरिटोरीज हैं, ठीक है, क्योंकि फ्रांस का भी इटली में भी कब्जा है, जर्मनी में भी कब्जा है, नॉर्थ अफ्रीका में भी कब्जा है, और उस हद तक उनको इजिप्ट का कुछ हिस्सा, सीरिया, यहाँ तक वो जीत गए थे। और फ्यूचर में उन्होंने सोचा था कि मैं वेस्ट एशिया, यहाँ तक कि हम देखते हैं उनका इंडिया कॉन्कर करने का भी मन था। तो उन्होंने बोला कि मैं इन सब जगह से क्या करूँगा, इंग्लैंड को एक्सक्लूड कर दूंगा, इंग्लैंड का जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको मैं क्या करूँगा, एक्सक्लूड कर दूंगा। इसी वजह से वो जो पॉलिसी लेके आए उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल पॉलिसी। बाद में इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया कि
मेजर जो चीज़ें थी वो सप्लाई इंग्लैंड से ही होता था। इंग्लैंड वॉज द मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ दैट टाइम और द कंटेम्प्रेरी टाइम। तो इस वजह से क्या हुआ, जब उन्होंने इसको बैन किया तो प्रॉब्लम स्टार्ट हुए और फिर इसी के चलते ये माना जाता है उनका एक रीज़न है फॉल होने का। ठीक है, तो ये मैंने छोड़ दिया था। ठीक है, तो इसको मैंने बता दिया। अब आगे देखते हैं कि उनका फॉल क्यों होता है और कैसे होता है। ठीक है, एक तो हमने देखा जो अभी कॉन्टिनेंटल पॉलिसी हमने देखा तो उन्होंने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था, इस वजह से क्या होता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फिर से स्टार्ट होते हैं। बट उनका जो स्पार्क था वो हुआ स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट की वजह से। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ ना, स्पेन के जो राजा थे, ठीक है, स्पेन के जो राजा थे उनको उसको इन्होंने क्या किया, उनका नाम चार्ल्स था, चार्ल्स फोर्थ था उनका नाम। तो उनको और उनके बेटे, उनका बेटे का नाम था फर्डिनेंड, फर्डिनेंड सेकेंड। ठीक है, इन दोनों को इन्होंने क्या किया, इन दोनों को उन्होंने बोला गद्दी से निकलो, तख्ता पलट कर दिया उन्होंने, इनको गद्दी से फोर्सफुली उतार दिया। और अब तो इससे क्या हुआ, स्पेनिश लोग बहुत खुश हो गए क्योंकि नेपोलियन का ऑलरेडी उसने इटली को यूनिफाई कर दिया था, जर्मनी को यूनिफाई कर दिया था। तो फ्रेंच लोग स्पेन के जो लोग थे वो बहुत खुश हो गए, है ना, कि अभी सब एनार्की खत्म हो जाएगा, हम वापस रिस्टोर हो जाएंगे। बट प्रॉब्लम क्या हुआ, स्पेन की गद्दी पे उन्होंने अपने भाई जोसेफ को बिठा दिया। ठीक है, जोसेफ बोनापार्ट को उन्होंने बिठा दिया और इनके पॉलिसीज कुछ खास नहीं हुए और उनको वो एक वीक सक्सेसर भी थे और उनको जो स्पेनिश लोग हैं उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। ठीक है, तो स्पेन में क्या होगा ना, स्पेनिश लोग क्या होंगे, वो रिवोल्ट पे उतर आएंगे। ठीक है, और वो क्या क्या बोलेंगे, गुरिल्ला वॉरफेयर वो करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अब ये गुरिल्ला वॉरफेयर जब होगा तो क्या होगा कि नेपोलियन के जो फोर्सेस थे, जिन्होंने बड़े बड़े स्टेट्स जैसे ऑस्ट्रिया, जैसे प्रसिया, जो उस टाइम के यूरोप में सबसे बड़े बड़े पावर माने जाते थे, उनको डिफीट किया था, वो ये गुरिल्ला वॉरफेयर को ख़त्म नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और फाइनली नेपोलियन क्या करेंगे, 1813 में बोलेंगे कि जो मेरे जो फोर्सेस हैं मैं उनको वापस रीग्रुप कर लेता हूँ और वो अपने फोर्सेस को इटली से वापस बुला लेंगे। ठीक है, सॉरी, स्पेन से वापस बुला देंगे। और वो क्या काम करेगा कि वो स्पेन लोगों का तो मोटिवेशन बढ़ाएगा ही, साथ में यूरोप में जितने भी लोग थे, ठीक है, जो कि पहले दुश्मन थे किसके, फ्रांस के, ऑस्ट्रिया, प्रसिया, इंग्लैंड, ये सब आप सोचेंगे कि जो हम नेपोलियन को जो पहले मानते थे कि इसको हराया नहीं जा सकता, अनकंकरेबल है ना, इनविंसिबल, ये अभी पॉसिबल है क्योंकि स्पेन लोगों ने इसको पॉसिबल कर दिया। और आप देखिए इतना लंबा जब गुरिल्ला वॉरफेयर चलता है तो आपको पता है कितने रिसोर्सेस, मैन पावर, ठीक है, और कितना टाइम सब ड्रेन होता है। ठीक है, इसी वजह से क्या क्या किया जाता है, स्पेन को बोला जाता है, स्पेन का जो कॉन्क्वेस्ट और ये जो गुरिल्ला वॉरफेयर चला उस पीरियड को हिस्टोरियन बोलते हैं स्पेनिश अल्सर। ठीक है, एक अल्सर के रूप में नेपोलियन के एम्पायर में, या नेपोलियनिक एम्पायर जो बॉडी था उसमें क्या हुआ, अल्सर के रूप में वो स्टार्ट हुआ और फाइनली उसी के चलते जो नेपोलियन है और उनका नेपोलियनिक एम्पायर था वो इस स्पेनिश अल्सर के चलते बाद में जाके खत्म हो जाएगा। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा, स्पेनिश अल्सर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, वो तो वापस अपने 1813 में अपने फोर्सेस को वापस बुला लिए, वो काम किया एज ए मोटिवेशन टू यूरोपियंस कि भाई अभी हम क्या कर सकते हैं, बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज थे कि नेपोलियन का भी हरा सकते हैं। और वही हुआ 1813 में हुआ बैटल ऑफ लिप्जिग और वहाँ पे क्या हुआ, नेपोलियन को फर्स्ट टाइम डिफीट मिला। ठीक है, यूरोपियन पावर्स को। ठीक है, यहाँ पे जो उनका ग्रुप था, कोalition था यूरोपियन पावर्स का, उन्होंने इनको डिफीट कर दिया और फिर उनको आइलैंड ऑफ एल्बा, वहाँ पे इनको एग्जाइल, ठीक है, मतलब देश निकाला टाइप उनको दे के उधर भेज दिया। बट वो नेपोलियन थे तो उन्होंने क्या किया, वो एल्बा से बाहर आए। ठीक है, फिर से अपनी आर्मी को रीग्रुप उन्होंने किया और फिर से उन्होंने 1814 में वाटरलू में फिर से इसी कोalition पावर के साथ लड़ा और फिर क्या हुआ, यहाँ पे भी वो जीत नहीं पाए क्योंकि माना बोलते हैं कि उनके जो सेनापति थे, उनके जो कमांडर थे जिनका नाम टेलीरैंड था, उन्होंने धोखा दिया था नेपोलियन को और उन्हीं का सारा प्लान था ये एल्बा से एस्केप करना और ये बैटल ऑफ वाटरलू तक जाना। ठीक है, माना जाता है कि टेलीरैंड ने ये स्पेनिश कॉन्क्वेस्ट के टाइम पे ही पता लगा लिया था कि नेपोलियन का अभी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है, इसी वजह से वो तख्ता पलट करने के लिए वेट कर रहे थे। और जैसे ही बैटल ऑफ वाटरलू होता है, नेपोलियन हार जाते हैं और अब उनको फिर से एक आइलैंड है सेंट हेलेना, ठीक है, सेंट हेलेना करके एक आइलैंड है, वहाँ पे उनको एज ए एग्जाइल वहाँ पे भेज दिया जाता है और वहीं पे फिर कुछ साल बाद नेपोलियन का डेथ होता है। ओके, इसी के साथ नेपोलियन का राइज एंड फॉल हमने देख लिया। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक एक्ट आया था इंडिया में जिसको हम सेंट हेलेना एक्ट बोलते थे,
ठीक है। ये कौन से गवर्नर जनरल के टाइम पे और कौन सा ईयर में ये आया था, ये मुझे आप कमेंट में बताइए, ठीक है। मैंने टोटल 3 क्वेश्चन पूछे हैं, आप उसका आंसर जरूर दीजिए। फिर क्या हुआ, जब ये खत्म हो गया तो अब बात चला कि भाई नेपोलियन का जो इतना बड़ा एम्पायर था, नेपोलियनिक एम्पायर है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि कोalition पावर्स थे, यूरोपियन कंट्रीज मिलके उन्होंने हराया था। तो क्या हुआ, 1814-15 में वियना कांग्रेस बिठाया जाएगा, ठीक है। ये वियना कांग्रेस बिठाया जाएगा, जिसको हिस्टोरियंस बोलते हैं कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, ठीक है। डांस पार्टीज होता है ना, इसी तरह से वो बोलते हैं कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, जहाँ पे वो क्या करेंगे, नेपोलियन का जो एम्पायर था उसको वो लोग एक दूसरे में डिवाइड करने का कोशिश करेंगे। और वो उसका लीडर कौन होगा, ऑस्ट्रिया के जो राजा थे, ठीक है, जो कि उनके आर्क राइवल थे, ऑस्ट्रिया के राजा उसको लीड करेंगे और उन्हीं के कैपिटल वियना में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए हम इतना रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, वियना कांग्रेस क्या था, एंड नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे इसमें क्या क्या स्टेप्स लिया गया, क्या हुआ, और लास्ट हम क्या देखेंगे, सिग्निफिकेंस क्या था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट क्या पड़ा उस टाइम के सोसाइटी पे, और आज के टाइम पे कैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और बाकी दुनिया के जितने भी, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन हो गया या बाकी जितने भी यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, नेशनलिज्म का फीलिंग कैसे, नेपोलियन का रोल क्या था उसको इमर्ज करवाने में, इटली में जो नेशनल मूवमेंट चलेगा इसके बाद में, ये सब चीज़ों में, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नए देख रहे हैं, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।